सभी को मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में टेंसर्स यूनिट आप पढ़ रहे हैं। आइए, इसमें लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्रोनिकल डेल्टा पढ़ाया था और आपसे कहा था कि वो इम्पोर्टेंट है, उसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। आइए इसी के बाद एक नेक्स्ट देखते हैं, सफिक्स पढ़ेंगे आज हम, है ना, कि सफिक्स किस किस टाइप के होते हैं। तो इसी में पहली हेडिंग डालो आप, डमी सफिक्स। ठीक है, हेडिंग क्या है, डमी सफिक्स। क्लियर है ना। क्या सफिक्स तो आप समझते हो ना, कहते हैं ना कि देखो ऐसे एक्स, ए के सफिक्स में है एक्स, है ना, ये वाली बात। और मैंने बता रखा है इस तरीके से भी कह सकते हैं, टेंसर्स में लिखने का तरीका ये भी है ना। ये सबस्क्रिप्ट मेथड है और ये सुपर स्क्रिप्ट मेथड है। ये बात मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो डमी सफिक्स क्या होता है। देखो, डमी सफिक्स ऐसा होता है जिसमें एक सफिक्स यानी ऐसा सफिक्स जो एक में ही यानी एक टर्म में ही, एक पद में ही रिपीट हो जाए दो बार। ठीक है, देखो कैसे, यानी इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। द सफिक्स, एक ऐसा सफिक्स है ना, विच, ठीक है, अकर्स, यानी जो अकर्स माने होता है, जो होता है, ट्वाइस है ना, दो बार, जो दो बार होता है। ठीक है, और कहाँ होता है दो बार, एक ही टर्म में, इन ए टर्म। ठीक है, एक ही टर्म में एक ऐसा सफिक्स जो दो बार होता है, ट्वाइस माने दो बार होता है, इन ए टर्म, एक ही टर्म में जो सफिक्स दो बार होता है वो क्या कहलाता है, वो डमी सफिक्स कहलाता है। ठीक है, तो द सफिक्स विच अकर्स ट्वाइस इन ए टर्म। ठीक है, अब कैसे होता है, होता तो दो बार है, ये बात तो आप समझ गए, लेकिन होता कैसे है, एक बार ऊपर होता है, एक बार नीचे होता है। ठीक है, वंस, ठीक है, यानी एक बार वंस इन अपर पोजीशन, समझ गए, एक बार तो ऊपर लिखा जाएगा, क्लियर, वंस इन अपर पोजीशन, और एक बार नीचे लिखा जाएगा, एंड वंस इन, बोलो, लोअर पोजीशन। ठीक है, वंस इज लोअर, वंस इन लोअर पोजीशन। क्लियर है। तो एक ऐसा सफिक्स जो अकर्स माने होता है दो बार इन ए टर्म, जो एक टर्म में दो बार पाया जाता है। ठीक है, एक बार तो ऊपर पोजीशन में पाया जाता है और एक बार नीचे पाया जाता है। ठीक है, तो लिख देना आप, इज नोन एज, क्या कहलाता है, लिख देना, इज नोन एज डमी सफिक्स। ठीक है, ऐसे सफिक्स को आप क्या कहते हैं, डमी सफिक्स कहते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल, है ना। देखो कैसे, इस तरीके से होता है, देखो। ठीक है, ये एक ही टर्म है, एक ही टर्म है या नहीं। अब ये एक ही टर्म है, लेकिन इसमें आई दो बार आया हुआ है, एक बार तो नीचे आया हुआ है और एक बार ऊपर आया है। ठीक है, अब ये मत कहना कि ये दो टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, टर्म नहीं है, ये टर्म सारी एक ही है। ठीक है, लेकिन देखो इस तरीके से, जैसे आप जानते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, कितनी टर्म है, तीन टर्म है, एक दो तीन, समझ गए, एक दो, ऐसे मत गिनना, एक दो तीन चार पाँच की पांच टर्म है, समझ गए, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, तो तीन टर्म है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे है ना। तो यानी जब कोई सफिक्स, है ना, एक ही टर्म में दो बार आ जाए, जैसे आई यहाँ पे दो बार आया हुआ है, एक बार तो अपर पोजीशन में आता है और एक बार लोअर पोजीशन में आता है। ठीक है, तो इस टाइप के सफिक्स को आप डमी सफिक्स कहते हैं। क्लियर है। तो मैं क्या लिखूँ, ठीक है, ये एग्जाम्पल है ना, तो मैं लिख देता हूँ अच्छे से। ठीक है, आई इज द डमी सफिक्स। ठीक है, आई क्या है, डमी सफिक्स है। क्लियर है, आई क्या है, डमी सफिक्स है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आई क्या है, डमी सफिक्स, लेकिन किसमें, इन ए म्यू आई, और इनटू में क्या आएगा, एक्स आई। ठीक है, देखो एक बार नीचे लोअर पोजीशन में और एक बार अपर पोजीशन में आ रहा है आई, और एक ही टर्म में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आई डमी सफिक्स हो जाएगा। ठीक है, डमी सफिक्स क्या होता है, आप इसका कॉन्सेप्ट को अच्छे से
समझ पा रहे होंगे। ठीक है, 1 मिनट कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, शायद अब ठीक दिखाओ थोड़ा आपको। चलो, समझ आ गया होगा ये तो आपको कि आई एक ही टर्म में 2 बार है, एक बार नीचे है एक बार ऊपर है, तो वो क्या है, डमी सफिक्स है। ठीक है, डमी सफिक्स का एक प्रॉपर्टी देखो, ए म्यू आई और एक्स आई। देखो इसे आप समीशन में नहीं लिख सकते, मैंने बता रखा आइंस्टीन समीशन कन्वेंशन। ठीक है, और मैंने कहा था जो दोनों में आए, है ना, जो दोनों में आए समीशन उसका लेना है, तो समीशन आई का ही तो लोगे। और यहाँ ए म्यू आई एक्स आई। ठीक है जी, और आई बराबर 1 से लेकर n तक है, तो ए म्यू आई एक्स आई बराबर, ठीक है जी, देखो आई की जगह 1 रखो, क्लियर है, ये आएगा, प्लस करोगे आई की जगह 2 रखो। ठीक है, और कहाँ तक, आई की जगह n रखो, आई की जगह क्या रखना है, n। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, और एक दूसरा ये क्या था, एक टर्म तो ये ली, एक दूसरी टर्म लो, ए म्यू आई की जगह इस बार जे ले लो। तो यहाँ देखो इस टर्म में तो आई है डमी सफिक्स और इस टर्म में जे है डमी सफिक्स, क्लियर है ना। ये आई जो है अलग डमी सफिक्स है और जो जे है वो अलग डमी सफिक्स है। तो जे देखो जे भी दोनों में आ रहा है, तो दोनों में आ रहा है, तो जे का भी क्या लेना पड़ेगा, समीशन। किसका लेना पड़ेगा, जे का, आई तो है ही नहीं यहाँ, जे का। जे बराबर 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक, तो इसका मतलब है ए म्यू जे, है ना, और एक्स जे। तो इसमें भी 1 से लेकर n तक रखो, तो ए म्यू जे और एक्स जे। यहाँ जे की जगह 1 से लेकर n तक रखो, तो क्या आएगा, म्यू 1 x1 प्लस ए म्यू 2 x2, और कहाँ तक है ये, ए म्यू n और इनटू में क्या है, xn। इक्वेशन नंबर सेकंड। आप देख के बताओ, इक्वेशन फर्स्ट की राइट साइड और इक्वेशन सेकंड की राइट साइड क्या दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम है। इससे एक निष्कर्ष निकलेगा कि ये जो समीकरण 1 और 2 है ना, वो हम बराबर रखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या क्लैरिटी मिली है आपको, है ना। देखो समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर तो ये इसके बराबर होगा या नहीं, तो लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, आप लिख लेना, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या आया, ए म्यू आई बराबर वो इनटू में क्या है, एक्स आई, और ये बराबर किसके है, ए म्यू जे और इनटू में एक्स जे। ठीक है, तो ये दोनों कैसे आए, बराबर। इसका मतलब ये क्या है कि ये एक डमी सफिक्स है, और मतलब इसमें जो है इस टर्म में आई क्या है, एक डमी सफिक्स है, और इस टर्म में जे एक क्या है, डमी सफिक्स है, क्लियर है। और ये दोनों टर्म बराबर है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि एक डमी सफिक्स को किसी टर्म में दूसरे डमी सफिक्स से रिप्लेस किया जा सकता है। बताओ ये निष्कर्ष है या नहीं, तो ये बात लिख दो, है ना। क्या लिखोगे, द डमी सफिक्स, ठीक है, द डमी सफिक्स कैन बी रिप्लेस्ड, रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, द डमी सफिक्स कैन बी रिप्लेस्ड, डमी सफिक्स को रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा, बाय एनी अदर डमी सफिक्स, किसी दूसरे डमी सफिक्स से उसे रिप्लेस यानी स्थानांतरित नहीं कहेंगे, रिप्लेस यानी इसकी जगह ये उसकी जगह ये, हिंदी में देख लो भी, याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं रिप्लेस को। ठीक है, तो एक डमी सफिक्स को यानी आई को, ठीक है, जैसे आई था उदाहरण के तौर पर, उसे रिप्लेस किया जा सकता है दूसरे डमी सफिक्स से, यानी बाय एनी अदर डमी सफिक्स। ठीक है जी, बाय मैंने क्या बोला था, बाय एनी अदर डमी सफिक्स। वो कोई आ गया था, है ना, एकदम गेट पर, तो बाय एनी अदर डमी सफिक्स। क्लियर है। तो द डमी सफिक्स मैंने बताया, जैसे आई है, कैन बी रिप्लेस्ड, उसे रिप्लेस किया जा सकता है, किसके द्वारा समझ गए ना, किसी दूसरे डमी सफिक्स के द्वारा।
तो बाय एनी अदर डमी सफिक्स। ठीक है, तो डमी सफिक्स में आप समझ गए होंगे कि क्या होता है डमी सफिक्स में। ठीक है, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और फिर चलते हैं अब किस पर। इसके बाद है एक सफिक्स रियल सफिक्स। ठीक है, तो हेडिंग डालो रियल सफिक्स। और ठीक है, इसे तो आप कर लेंगे अच्छे से, मैंने करा दिया है। अब हेडिंग क्या है, रियल सफिक्स। ठीक है, तो रियल सफिक्स है ना, और इसे फ्री सफिक्स भी कहते हैं, फ्री। ठीक है, तो इसके दो नाम हैं, एक तो रियल सफिक्स कह सकते हो या फ्री सफिक्स कह सकते हो। ठीक है, तो कुछ चेंज करना पड़ेगा। द सफिक्स विच अकर्स ओनली वन टर्म, वो ओनली वन टाइम है ना। ठीक है, वंस, वंस कह सकते हो। द सफिक्स विच अकर्स वंस, यानी जो केवल एक बार आता है। ठीक है, इन ए टर्म। ठीक है, आगे तो कुछ लिखने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ठीक है, ये तो हटेगा सब, क्लियर है। यानी द सफिक्स विच अकर्स वंस है ना, वंस से पहले ओनली भी लगा लो, अच्छा लगेगा, समझ गए। तो 10 एक ऐसा सफिक्स जो अकर्स माने पड़ता है या होता है, मतलब है ना, जो एक ही बार होता है, ओनली वंस है ना, एक ही बार, इन ए टर्म, किसी एक टर्म में। ठीक है, और इसका कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा सफिक्स जो रिपीट नहीं होता है। तो देखो, इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, द सफिक्स विच अकर्स ओनली वंस इन ए टर्म, ये तो लिख सकते हो। बाकी ये भी लिख सकते हो, दैट इज द सफिक्स विच विच इज नॉट रिपीटेड। ठीक है, विच इज नॉट रिपीटेड, जो टर्म में रिपीट नहीं होता है, इन ए टर्म। क्लियर है, एक ऐसा सफिक्स जो केवल एक ही बार पड़ता है, किसी एक टर्म में एक ही बार होता है, या जो रिपीट नहीं होता है एक टर्म में, उसे आप क्या कहते हैं, लिख देना, इज नोन एज रियल सफिक्स या फ्री सफिक्स। समझ गए। तो उस सफिक्स को आप रियल सफिक्स या फ्री सफिक्स कहते हैं जो एक टर्म में केवल एक ही बार होता है। ठीक है, मैं अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। ठीक है, जैसे कि इस टर्म में ही बताओ, इस टर्म में बताओ डमी सफिक्स तो आई है, तो रियल सफिक्स क्या होगा, इसका आंसर आपने दे दिया होगा अभी तक। रियल सफिक्स होगा म्यू। ठीक है, क्योंकि म्यू एक ही बार आ रहा है, आ रहा है नहीं। ठीक है, किसी टर्म में जो सफिक्स केवल एक ही बार होता है उसे रियल सफिक्स या फ्री सफिक्स कहते हैं। जैसे इस टर्म में एक बार केवल म्यू आ रहा है, तो म्यू आपका क्या है, रियल सफिक्स या फ्री सफिक्स है। ठीक है, तो रियल सफिक्स, फ्री सफिक्स है ना, ये भी इसके बारे में एक बात वो कि वहाँ पर रिप्लेस किया जा सकता था, यहाँ पर रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे रियल सफिक्स है ना, रियल सफिक्स कैन नॉट बी, कैन नॉट, बोलो, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, इसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता, किसके द्वारा, बाई, बोलो, बाई एनी अदर रियल सफिक्स। यानी एक रियल सफिक्स को किसी दूसरे रियल सफिक्स से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, बल्कि वो, जबकि डमी सफिक्स में एक डमी सफिक्स को किसी दूसरे डमी सफिक्स में रिप्लेस किया जा सकता था। समझ रहे हो ना, उसमें रिप्लेस किया जा सकता था, लेकिन इसमें रिप्लेस नहीं किया जा सकता। यदि आप समझना चाहें तो ऐसे समझो, ए म्यू आई एक्स आई है, तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि रिप्लेस करके जैसे आई का जे कर दिया था और दोनों, मतलब आई को, आई की जगह जे लिखा जा सकता था, जे की जगह आई लिखा जा सकता था। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर मान लो आप म्यू की जगह वी कर दो, ठीक है, तो ये फिर बराबर नहीं होंगे, अलग होंगे। ठीक है, यहाँ पर रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये डमी सफिक्स म्यू है, ये डमी सफिक्स वी है, लेकिन दोनों को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। ये बात मैंने लिख दी है और इसके बारे में मैथमेटिकली भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। फिर इसे आप है ना कर लेंगे दोनों को अच्छे से। इसके बाद चलते हैं फिर आगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, क्या कराऊँ इसके बाद, चलो वो करा देते हैं, इनवेरिएंट और फिर कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट
वेक्टर्स, ठीक है, इन्हें कर लो। तो पहली हेडिंग इसमें डालो आप इनवेरिएंट क्या होता है ना। हेडिंग क्या है? इनवेरिएंट। इनवेरिएंट को स्केलर भी कहते हैं। इनवेरिएंट नाम से क्लियर हो रहा है। देखो वेरिएशन माने क्या होता है? वेरिएशन माने चेंज, और वेरिएंट क्या हो जाएगा? जिसमें चेंज होता है ना। और इनवेरिएंट क्या हो जाएगा? जिसमें चेंज नहीं होता है। और जिसमें चेंज नहीं होता है उसे तो आप स्केलर भी कहते हो। स्केलर में डायरेक्शन वगैरह कहाँ चेंज होती है, ठीक है। तो देखो इनवेरिएंट या स्केलर क्या होता है, जैसे है ना, इफ आई है कुछ, है ना, कोई फंक्शन है आई बी ए फंक्शन, समझो इसे अच्छे से। आई क्या है? कोई फंक्शन है। किसका फंक्शन है? ऑफ, मान लो एक्स आई का फंक्शन है। क्लियर है? आई किसका फंक्शन है? एक्स आई का। और इसी प्रकार आई बार मानो, आई बार एक फंक्शन है किसका? एंड आई बार, कैपिटल आई बार, ये भी एक फंक्शन है, बी ए फंक्शन। बताओ किसका होगा? बताओ जरा किसका होगा? किसका होगा भाई? एक्स बार आई का, ठीक है। यहाँ बार नहीं है तो यहाँ भी बार नहीं है, वहाँ यहाँ बार लगा तो वहाँ भी लग जाएगा, ठीक है। क्लियर है? और जो आई फंक्शन है एक्स आई का, वो पहले सिस्टम में है। मैंने बताया था ना, जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स पढ़ाया था तो बताया था कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए थे, दो सिस्टम लिए थे। पहले के लिए अलग कोऑर्डिनेट थे, दूसरे के लिए अलग थे, ठीक है। तो जो आई है फंक्शन एक्स आई का, वो कहाँ है? इन फर्स्ट सिस्टम। मान लो पहला सिस्टम है, ठीक है। और सिस्टम को आप फ्रेम भी लिख सकते हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा रखा है न्यू मैकेनिक्स में, ठीक है। तो आई क्या है? फंक्शन है एक्स आई का फर्स्ट सिस्टम में या फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और आई बार क्या है? फंक्शन है एक्स बार आई का इन सेकंड, या अनदर लिख सकते हो, वन लिख सकते हो, यहाँ पे अनदर भी लिख सकते हो सेकंड की जगह, और फर्स्ट की जगह वन, ठीक है। सेकंड सिस्टम दूसरे सिस्टम में या दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। लिख दोगे ना ब्रैकेट में। चलो, तो पता है इनवेरिएंट स्केलर किसे कहते हैं? यदि, है ना, इफ आई बार, ये जो है ना आई और आई बार, यदि ये दोनों बराबर हो जाएं, यदि ये दोनों फंक्शन कैसे हो जाएं? बराबर हो जाएं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो वो स्केलर कहलाता है या इनवेरिएंट कहलाता है। क्यों भाई? तुम पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नाप रहे हो तो भी फंक्शन आई है, ठीक है, कोई भी फंक्शन कोई भी वैल्यू। और यदि आप दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नाप रहे हो तो भी सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो फर्क पड़ ही नहीं रहा, चेंज हो ही नहीं रहा। और मैंने उसमें सेकंड लेक्चर था शायद वो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, उसमें मैंने बताया था कि अलग अलग स्थितियों से देखने पर चीज़ें अलग अलग दिखाई पड़ती हैं। तो आप पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे तो अलग मिलनी चाहिए चीज़, मतलब ये क्वांटिटी, ठीक है। और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नापोगे तो अलग मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक ही फिजिकल क्वांटिटी को, एक ही क्वांटिटी को नाप रहे हो, एक ही फंक्शन को देख रहे हो, तो पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं तो आई है ना, दूसरे से देख रहे हैं तो आई बार है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो इस टाइप के जो फंक्शन है ये, इसे आप क्या कहते हैं, है ना। तो यदि ऐसा है तो लिख देना दिस फंक्शन इज नोन एज इनवेरिएंट और स्केलर। इसे आप इनवेरिएंट या स्केलर कहते हैं, ठीक है। इसके नीचे लिख देना दिस फंक्शन इज नोन एज इनवेरिएंट और स्केलर। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें, ठीक है जी। कर लोगे ना इसे? चलो तो मैं रफ कर देता हूँ। नीचे एक बात जरूर लिख देना, वो जो मैंने बोली है, क्या? दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन है इज नोन एज क्या कहलाएगा? इनवेरिएंट या स्केलर, ठीक है। और इसे एक नाम और है इसका, इसे जीरो ऑर्डर टेंसर भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये भी लिख दो, क्या लिखोगे? इट इज ऑल्सो नोन एज जीरो ऑर्डर टेंसर, है ना, या टेंसर ऑफ जीरो ऑर्डर या जीरो रैंक, ठीक है। मैंने शुरुआत में भी हालांकि ये बात बताई थी आपको कि जो स्केलर होता है, पहले लेक्चर में बताई थी, उसे आप जीरो ऑर्डर टेंसर कह सकते हो, ठीक है, कहते हो मतलब, है ना। जीरो ऑर्डर टेंसर लिखो या फिर ये लिख दो टेंसर ऑफ जीरो ऑर्डर, ऑफ लगा के लिख दो, या टेंसर ऑफ जीरो रैंक,
ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ भी लिख लेना जो मैंने बोली है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कॉन्ट्रा वेरिएंट कर लेते हैं। कॉन्ट्रा वेरिएंट, कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर, वो वेक्टर, हाँ इसे टेंसर भी हालांकि बोलेंगे, कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर, ठीक है। क्लियर है। कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर क्या होता है, ध्यान देना। देखो समझो इसे भी, मान लो ए आई, ठीक है जी, ऊपर लिखना है, हालांकि सुपर स्क्रिप्ट में लिखना है इसमें, ए आई, ठीक है। ए आई क्या है, एक फंक्शन है, ए जे या बी ए फंक्शन। मान लो ये किसका फंक्शन है, बिल्कुल उसके तरह ही मानना है जैसे आई को एक्स आई का माना था, है ना। तो यहाँ पर ए आई जो है किसका फंक्शन है, ए जे या बी ए फंक्शन ऑफ एक्स आई। क्लियर है, ए आई फंक्शन है एक्स आई का। क्लियर है जी। और इसी प्रकार एक और मानना है, ए आई, ए बार आई जो फंक्शन होगा वो किसका होगा, एक्स बार आई का, है ना। इसी प्रकार एंड ए बार आई बी ए या इज ए फंक्शन ऑफ, ठीक है, किसका, एक्स बार आई का। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। तो देन जो कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर होगा ना वो क्या होगा, ठीक है। देन लिख देना कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर, ये होगा आपका ए बार आई बराबर ए एल्फा, ठीक है, और डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स एल्फा, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है। यहाँ पर देखो आई तो आपको पता है, ठीक है, आई क्या है, आई का मान 1 से लेकर n तक है ना। मैं बता दूं आपको, जो आई की वैल्यू है वो 1 से लेकर कहाँ तक है, ठीक है, n तक है। और अल्फा क्या है, अल्फा आई का कोई एक मान है, क्योंकि आई की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, तो अल्फा भी उनमें से केवल एक मान हो सकता है। ठीक है, कर लोगे ना इसे। तो ये क्या कहलाता है आपका, यही है आपका कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर। ठीक है, कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर के लिए मैंने बताया, ठीक है, सारी चीज़ें बता दी हैं। ए आई क्या है, एक्स आई का फंक्शन है। ए बार आई क्या है, एक्स बार आई का फंक्शन है। तो यहाँ पर एक्स बार आई आ रहा है, तो समझ में आया कि एक्स बार आई क्या है, आई का मान 1 से लेकर n तक है। और अल्फा क्या है, आई की कोई वैल्यू है, तो ये क्या है, कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर। एक बात मैंने बताया, इसे टेंसर भी कह सकते हो। तो वो जो स्केलर था या इनवेरिएंट था, तो वो था जीरो ऑर्डर टेंसर, है ना, या जीरो रैंक टेंसर। तो इसे आप क्या कह सकते हो, इसे आप कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, है ना। क्या कहेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज, लिख देना, है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट रैंक टेंसर। ठीक है, फर्स्ट रैंक टेंसर, या रैंक की जगह मैंने बताया एक वर्ड आप यूज कर सकते हो, ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर भी आप इसे कह सकते हो। क्लियर है जी। इसे आप फर्स्ट रैंक टेंसर या फर्स्ट ऑर्डर टेंसर भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है जी। तो और क्या है इसके बारे में, हाँ, सेकंड ऑर्डर के लिए देख सकते हो। यदि सेकंड ऑर्डर के लिए बात हो या सेकंड रैंक के लिए बात हो, ठीक है, फॉर सेकंड ऑर्डर या सेकंड रैंक, तो ये हो जाएगा ए बार आई जे, ठीक है, ए की पावर अल्फा बीटा और डेल एक्स बार आई। ठीक है, आई की जगह क्या आया, जे, मतलब आई के साथ क्या आया, जे आ गया। ठीक है, तो ए की पावर अल्फा बीटा, पावर नहीं है, गलती से, है ना, हो जाएगा आपसे भी, तो मैंने इसलिए बार बार इस बात पे जोर दी है कि ये पावर नहीं है। ठीक है, बार बार देखो इस बात पे जोर देना पड़ता है, नहीं तो देखो भूलता है, पावर है ना, लेकिन क्या है, पावर नहीं है। ए अल्फा बीटा, मैंने बताया अल्फा था, अब दो सेकंड ऑर्डर के लिए बात करें तो बीटा भी आ जाएगा। और ये देखो, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ अब बताओ क्या आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा बताओ,
और अपोन में डेल एक्स बीटा। समझ गए? तो ये जो है आपका ये आपका क्या है, ये है सेकंड ऑर्डर के लिए। क्लियर है? और जो बातें थी मैंने आपको सब बता दी हैं, इसे भी स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है जी, चले फिर आगे। चलो तो फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कॉन्ट्रा वेरिएंट हो गया ना। अब इसके बाद करते हैं कोवेरिएंट, है ना। कॉन्ट्रा की जगह क्या वर्ड आ जाएगा, कोवेरिएंट भी कहेंगे इसे, कोवेरिएंट। ठीक है, कोवेरिएंट वेक्टर। ठीक है, कॉन्ट्रा वेरिएंट में मैंने बताया था आपसे कि मेथड यूज किया जाता है सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है ना, सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रा वेरिएंट में एक लाइन लिख दो नीचे नोट करके, या ऐसे लिख दो कि इन कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट मेथड इज यूज्ड। ठीक है, यूज किया जाता है सुपरस्क्रिप्ट मेथड, यानी अल्फा, ये आई, ये सब ऊपर लिखे जाएंगे। और कोवेरिएंट वेक्टर जो है वो सिर्फ इससे कैसे अलग है, सिर्फ इसमें सुपरस्क्रिप्ट मेथड की जगह क्या आ जाएगा, सब स्क्रिप्ट मेथड। क्लियर है? तो सारी चीज़ें बस सेम रहनी है, बाकी एक चेंज बस ये होना है, सुपरस्क्रिप्ट मेथड की जगह क्या आ जाएगा, सब स्क्रिप्ट मेथड। ठीक है, तो ए आई नीचे आएगा, आई सब स्क्रिप्ट है ना, तो ए आई इज ए फंक्शन ऑफ, ठीक है, बस इनमें चेंज होना है, ए वालों में, उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये तो फंक्शन है। तो देखो ए आई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स आई, और ए बार आई ये भी नीचे आएगा। ठीक है, क्लियर है? और बाकी चेंज आप करना चाहो तो इसमें भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों को फिर एक जैसा ही कर दो, है ना। क्लियर है? क्योंकि इसे तो दोनों तरीकों में आप लिख सकते हो, लेकिन वेक्टर तो ये इनसे मिलके बन रहा है ना, तो इनमें चेंज नीचे आ जाएगा, है ना। मतलब कौन सा मेथड लगेगा, सबस्क्रिप्ट। तो देखो क्या आ जाएगा चेंज, एक बार आप खुद करके देखो, देखो क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये अल्फा भी नीचे आ जाएगा। क्लियर है? और इनमें तो चेंज करने की जरूरत है नहीं है, लेकिन बाकी चेंज करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, चेंज ऐसे वाला मतलब नीचे लिख सकते हो, बाकी नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो लेकिन बस इसमें चेंज क्या है, ये पलट जाएगा। यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, डेल एक्स अल्फा अपॉन डेल एक्स आई, और यहाँ क्या था, बार। ठीक है, इस तरीके का। यानी वो जो फॉर्मूला था उसमें जो डेल वाली टर्म है ना, ये पलट जाएगी बस, है ना। बाकी इसमें चेंज करने की मैंने बताया आप कर भी सकते हो, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे लिखा जाएगा, है ना, और अधिकतर आपको ऐसे ही मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, तो आप ऐसे ही लिख लो। क्लियर है? तो ये नीचे आई जो है ना, ए वालों में चेंज करना है, आई ऊपर का नीचे आया, अल्फा ऊपर का नीचे आया, बाकी इन्हें रहने दो सेम। ठीक है, और फॉर्मूले में डेल की जो टर्म है वो पलट जाएगी। ठीक है, तो पलट के लिख दिया मैंने, आई वो बात सेम है, आई 1 से n तक है। ठीक है, और क्लियर है? सेकंड रैंक के लिए करेंगे तो सेकंड रैंक के लिए भी चीज़ें, यहाँ पर ये जो आई जे है ये नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर जो ये अल्फा बीटा है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये टर्म पलट जाएंगी, डेल एक्स अल्फा ऊपर आएगा और डेल एक्स बार आई नीचे आएगा। क्लियर है? यहां देखो डेल एक्स बीटा ऊपर आएगा और डेल एक्स बार जे नीचे आएगा। ठीक है, तो एक्स में जो है ना वही मेथड रख रहे हैं सुपरस्क्रिप्ट वाला, क्योंकि सिर्फ चेंज किस में करना है, वेक्टर में। और वेक्टर तो ये है ना, ए आई, ए बार आई। ठीक है, समझ गए? बाकी फंक्शन के जो कंपोनेंट्स हैं एक्स के जो हैं उनमें चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ देखो, और मैंने बताया यहाँ पे टर्म पलट जाएगी, पिछली बार से बस ऐसे हो रही है, डेल वाली टर्म जो है। ठीक है, तो देखो ये पलट गई, तो ये क्या है, सेकंड ऑर्डर या सेकंड रैंक के लिए है। इसमें आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कर लो, इसे भी नोट है ना, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, कर लोगे ना इसमें। और बाकी इन्फॉर्मेशन, हाँ, ये
वही रहेगा बिल्कुल सेम। कोवेरिएंट हो या कॉन्ट्रा वेरिएंट हो, दोनों क्या है, फर्स्ट रैंक के टेंसर हैं या फर्स्ट ऑर्डर के टेंसर हैं। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखेंगे, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा, चीज़ें अच्छे से समझ में आपको आ गई होंगी। ठीक है, तो फिर इन सबको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई आपका क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।